चलो साथियों, सभी को जय मूल निवासी। आज जैसा कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत मैं फेसबुक लाइव पर डॉक्टर आर.एस. मरकाम, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय महासचिव और इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ कोऑर्डिनेटर, आज का जो विषय चर्चा के लिए हम लाइव आ रहे हैं वह विषय है जनजाति मंत्रालय परिषद, 5वीं अनुसूची का मंत्री परिषद क्यों और कैसे। साथियों, भारत के संविधान में अनुच्छेद 244 का वर्णन है और इसको लागू करने के लिए 11 अनुसूचियों में 5वें नंबर की जो अनुसूची है, उस अनुसूची में यह बातें विस्तार से लिखी हुई है। मैं इस संबंध में अपनी बात को रखूं, इससे पहले इसके पृष्ठभूमि पर अपनी बात जाहिर करना चाहूँगा कि यह विषय चर्चा करने के लिए क्यों रखा गया और वर्तमान स्थिति में अभी अनुसूची का क्या हो रहा है पूरे भारत देश के अंदर। साथियों, भारत के संविधान ने 4 राज्यों को छोड़कर देश के सभी राज्यों में 5वीं अनुसूची के रूप में लिस्ट की जा सकती है, ऐसा प्रावधान किया है और उसका क्राइटेरिया निर्धारित किया, उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किया और कहाँ पर नहीं होगा और उसको प्रभावी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस संबंध में भारत के संविधान लिखने वाले जो संविधान निर्माता थे, उन लोगों ने काफ़ी डिबेट डिस्कशन किया। और वैसे तो कहा जाता है कि भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया फर्स्ट इंडिया एक्ट और सेकेंड इंडिया एक्ट दोनों में आई, लेकिन इस व्यवहार को, इस विचार को कि 5वीं अनुसूची होना चाहिए और उसमें प्रशासन और नियंत्रण करने की व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी चर्चा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के डिबेट में आया। इस तरीके से कहा जा सकता है कि यह भारत के संविधान में जब लिखित तौर पे बातें आई तो यह आधुनिक संकल्पना क्या आदिवासियों के जनजीवन से या आदिवासियों के इतिहास संस्कृति से मेल खाता है। और वर्तमान में जो भारत के सभी राज्यों में लगभग आदिवासी हैं, भारत के 13 राज्यों में अधिसूचित किया गया है। 4 जो राज्य हैं वह 6ठी अनुसूची में शामिल है। जाहिर सी बात है, अभी भारत के बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या होने के बावजूद उन क्षेत्रों में अभी तक अधिसूचना नहीं हुई है। और जिन राज्यों में अधिसूचना हुई है, 13 राज्यों में अधिसूचना हुई है, वहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी नाम की कमेटी तो है, लेकिन उस कमेटी का जो चेयरमैन है, उस कमेटी का जो अध्यक्ष है, वह उस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही है। अगर अनुसूची का जिक्र किया और उस अनुसूची को लागू करने के लिए ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी यानी जनजाति सलाहकार परिषद बनाने के लिए कहा, अगर उस निर्देश का पालन भारत के राष्ट्रपति या तमाम राज्यों का, जिसका एक लाइन के अंदर मतलब निकाला जा सकता है कि भारत का संविधान इस संवैधानिक व्यवस्था के विरोध में व्यवहार में है और विरोध में होने के कारण इस अनुच्छेद का, इस आर्टिकल का
कोई भी अमलीकरण हो पाना संभव नहीं है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे अलग अलग सामाजिक संगठनों के लोग, अलग अलग विद्वान अलग अलग तौर तरीके से तर्क देते हैं। साथियों, ऐतिहासिक तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि जब 5 सितंबर 1949 को इस 5वीं अनुसूची पे या ट्राइबल लोगों का कैसे प्रशासन होगा और वो भारत के संविधान में किस तरीके से अधिकार को हासिल करेंगे, इस बात का जब जिक्र हो रहा था तो बहुत सारे असेंबली के अंदर बैठे हुए लोगों ने प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी को संबोधित करते हुए तमाम बातें कही। और चूँकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, तमाम अलग अलग के जो संविधान सभा में चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनको सार्थक जवाब दिया। जवाब देने के बाद में जो अमेंडमेंट आया, उस अमेंडमेंट को पूरा किया गया। अब बात आती है कि रिवोल्यूशनरी पर्सन रहे हैं, चाहे तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिधो कान्हू, चांद भैरव, या फिर देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों ने आंदोलन किया। उस आंदोलन के पीछे केवल एक ही नीति थी, अगर कॉमन तौर पे देखा जाए, एक ही नीति थी कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो हम कबीलाई संस्कृति में जीते हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर और हमारे विभिन्न तरीके के जो एक्टिविटी है, एक दूसरे के साथ जो लेन देन का प्रावधान है, एक दूसरे के साथ जो सामाजिक वो अछूट बना रहे, उस पर कोई भी व्यक्ति दखल ना दे। भारत का जब संविधान लिखा जाने लगा तो इस बात का संविधान सभा के लोगों को एहसास हुआ कि आने वाले समय में जब हम भारत के संविधान को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं, तो जो काफ़ी पीछे छूट गए लोग हैं वे मेन स्ट्रीम पे आएँ और अपने अधिकारों को हासिल करें। तो इसलिए भारत में जो शासन करने की व्यवस्था 3 तरीके से दी गई। एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार, और एरिया के अंदर 5वीं और 6ठी अनुसूची। और 5वीं 6ठी अनुसूची में किस तरीके से वे लोग शासन प्रशासन करेंगे, इस बात का भी जिक्र है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में शासन प्रशासन करने की जो प्रणाली है, वर्तमान भारत में भारत के संविधान के अनुसार 3 तरीके से है। एक केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेगा, और राज्य सरकारों को कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे, केंद्र सरकार को किस तरीके से अधिकार दिए जाएंगे, और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी यानी जनजाति मंत्रणा परिषद को कौन से अधिकार मिलेंगे ट्राइबल क्षेत्रों के अंदर, अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर, इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। वर्तमान आज़ाद भारत के 70-72 सालों में, या फिर यूँ कहें भारत के संविधान लागू होने के 70 साल बाद भी 5वीं अनुसूची को अमल करने की तो बात छोड़ा जाए, बल्कि उसके बारे में किसी तौर तरीके से चिंतन मंथन नहीं किया गया। और अभी जो भी दबाव में सरकारें ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का गठन किए हैं, वह एक राजनीतिक फैसला है, और इस राजनीतिक फैसला का लेने के कारण जो आदिवासी समुदाय है उसका बहुत भयंकर नुकसान हो रहा है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत के संविधान के विरोध में जो कृत्य हो, संवैधानिक दृष्टिकोण से क्षमा करने योग्य नहीं है। अब भारत में जो भारत का संविधान है, जिस तरीके से राज्यों को और केंद्रों को अधिकार है, 5वीं अनुसूची के प्रोविज़न में इस बात का उल्लेख है कि संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो डिबेट डिस्कशन किए जाते हैं, विधानसभा द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो डिबेट डिस्कशन किए जाते हैं, वह कानून 5वीं अनुसूची क्षेत्र में लागू ही नहीं होगा। और इसके अंदर पार्लियामेंट यानी केंद्र सरकार 2/3 बहुमत के साथ में
2/3 राज्यों की सहमति के साथ में इसमें अमेंडमेंट तो कर सकता है, यानी जनजाति मंत्रणा परिषद जनजाति जो क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, उसके क्षेत्रों का विस्तार कर सकता है, उसके क्षेत्रों को कम कर सकता है और उसके क्षेत्रों में कोई न कोई जिलों के अंदर, राज्यों के अंदर कोई भी संशोधन कर सकता है। यह अनुच्छेद यह जो है अधिकार भारत के संसद को है। लेकिन उस 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ना ही कोई राज्य की सरकार ना ही केंद्र की कर सकती। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत के अंदर जो 13 राज्य जिसको नोटिफिकेशन दिया गया है कि यह 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, तो क्या उस 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कोई केंद्र का कानून या राज्य का कानून लागू नहीं है? तो देखा जाए तो उसमें केंद्र और राज्यों के कानून डायरेक्टली लागू हो रहे हैं। इसका अर्थ यह होता है कि संविधान के विरोध में काम हो रहा है। ऐसा हो रहा है, उसके पीछे स्पष्ट कारण है कि जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी यानी जनजाति मंत्रणा परिषद जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, वह उद्देश्य से अलग है, अलग प्रकृति का है और इस अलग प्रकृति होने के वजह से और जनजातियों के संगठनों की अलग अलग सोच विचार होने के कारण से लागू नहीं है। केंद्र की सरकार चाहे राज्य की सरकार किसी समय किसी की रही हो, वह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि इस देश के अंदर जो जनजातीय समुदाय है उसके बारे में संवैधानिक रूप से जो निर्णय लेने का अधिकार राज्यपालों को, राष्ट्रपति को और केंद्र सरकार के अंदर संशोधन करने का अधिकार दिया गया था, उन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं हुआ, उन अधिकारों का संवैधानिक तौर पर सदुपयोग नहीं हुआ। ऐसा कैसे कहा जा सकता है जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के अंदर जो 5वीं अनुसूची में इस बात का उल्लेख है, विस्तार से है कि 5वीं अनुसूची प्रभावशील तब होगा जब वहाँ पे जनजाति मंत्रणा परिषद बनेगा। और जनजाति मंत्रणा परिषद किस तरीके से बनेगा कि 2/3 जो सदस्य होंगे उस जनजाति मंत्रणा परिषद में, यह तो 20 से अधिक सदस्यों की संख्या है और 2/3 जो उसके सदस्य होंगे जनजाति मंत्रणा परिषद का, वे चुने हुए जनप्रतिनिधि होंगे, अर्थात वे विधायक होंगे, उस राज्य के विधायक होंगे। अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि होंगे तो जाहिर सी बात है वे विधायक होंगे, यानी 2/3 जो सदस्य होंगे वे विधायक होंगे, 1/3 नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यानी समुदाय के अलग अलग जो समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं वे लोग होंगे। जिस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली में भी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में या और भी किसी तरीके के जो काम करने वाले लोग हैं उनको चुनने का अधिकार है लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी राज्यों में चुनने का अधिकार है। और केंद्र सरकार भी उसी तरीके से राज्यसभा में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को नॉमिनेट करती है। अगर यह बात है, इसका मतलब है कि जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया चुने हुए प्रतिनिधि और जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव हैं इनको मिला करके अगर जनजाति मंत्रणा परिषद का नाम है तो जाहिर सी बात है गैर जनजातीय जो लोग हैं वे कैसे आ सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर भारत के संविधान निर्माताओं ने इस बात का जिक्र किया होता या आर्टिकल के किसी भी कोने में या किसी भी अनुसूची में इस बात का उल्लेख किया होता कि इसमें जो वहाँ का मुख्यमंत्री होगा वही पदेन अध्यक्ष होगा, अगर ऐसा कहा गया होता तो भारत के संविधान के अनुसार पालन करते होते।
लेकिन जनजाति मंत्रिमंडल परिषद में जनजाति ही उसका अध्यक्ष होगा, इस बात को जोर देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक जितने 13 राज्यों में जो जनजाति मंत्रिमंडल परिषद है, उसमें जिस राजनीतिक दल की सरकार होती है, उसी सरकार के विधायक सदस्य होते हैं, और मैं तो ऐसा कह सकता हूं कि वे नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं। वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जरूर हैं, लेकिन सरकार जिसको चाहती है वही विधायक उसके अंदर सदस्य होते हैं। इसका मतलब है, यानी संवैधानिक मंशा और उद्देश्य के विरोध में यह बात है। जबकि भारत के संविधान में ट्राइबल की बात रखी गई है, वह किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य हो, वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची में इस बात का उल्लेख नहीं है कि जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों में बहुमत के आधार पर जो चुने हुए लोग होंगे वे राज्य की सत्ता संभालेंगे, और जो विपक्ष में होंगे वो विपक्ष में सरकार के किए हुए कामों पे, उनकी गलतियों पे कोई सवाल खड़ा करेंगे, ऐसा उल्लेख बिल्कुल ही नहीं है। इसके पीछे संविधान सभा में जो बैठे हुए लोग थे उनकी क्या मंशा रही होगी, यह एक विस्तार से चर्चा का विषय है। चूँकि यह विषय हम ट्राइबल के जो कल्चर्स हैं, उनके बिलीफ्स हैं, उनके थाट हैं, या उनके अंदर जो ट्राइबल इंटाइटी है उसके साथ कोई किसी के साथ अन्याय पसंद नहीं करते, यह उनकी मंशा रही होगी। संक्षिप्त शब्दों में ऐसा कह सकता हूँ। लेकिन इसके बारे में हम आने वाले समय में इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर जब राज्य और केंद्र सरकारों में बहुमत के आधार पर सरकार बनती है, तो आदिवासी मंत्रिमंडल परिषद, जिसको कहा जाता है जनजाति सलाहकार परिषद, उसमें पक्ष और विपक्ष को शामिल क्यों नहीं किया गया। इससे तो कहीं ऐसा हो सकता है एक तरफा फैसले लेते हों। अगर एक तरफा फैसले लेंगे आदिवासी समुदाय के लोग, तो कैसे कहा जा सकता है कि वे लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। ऐसा सवाल खड़ा हो सकता है। इसलिए मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा अगले एपिसोड। व्यक्ति के विकास के लिए या समुदाय के विकास के लिए उस क्षेत्र में या उस जगह की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, रहने की व्यवस्था, वाणिज्य की व्यवस्था, व्यापार की व्यवस्था, उनकी कला संस्कृति, यानी जो भी व्यवस्था राज्य सरकार या केंद्र सरकार जिस तरीके से पालना करती है, वैसा ही अधिकार ट्राइबल एडवाइजरी का जो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होता है। आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो ट्राइबल अलग अलग तौर तरीके का आंदोलन करते हैं। ट्राइबल क्षेत्रों के अंदर अगर देखेंगे तो कहीं पे बहुउद्देशीय कोई विद्युत का कारखाना लग रहा है, कहीं पे कोयला का खनन हो रहा है, कहीं पे बॉक्साइट और लोहा का, या फिर तमाम माइनिंग के जो एरिया हैं आज की स्थिति में 90% जो माइनिंग का एरिया है ट्राइबल क्षेत्रों के अंदर है। वहाँ पे माइनिंग होने की वजह से उस एरिया के अंदर से ट्राइबल को माइग्रेट होना पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि इस देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था 1 साल पहले कि 21 लाख आदिवासियों को एक झटके में निकाला जाए, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान के विरोध में था। अब उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया, यह चर्चा का विषय अलग से हो सकता है। लेकिन अब इस बात को समझा जा सकता है कि जिस देश के अंदर 5वीं अनुसूची को संविधान की व्यवस्था और संविधान के मंशा रूप लागू नहीं है, का जो काम है संविधान के अनुच्छेदों की रक्षा करने का जो काम सुप्रीम कोर्ट के बैठे जजों को है, वह उस 5वीं अनुसूची क्षेत्र से केवल जानवरों के लिए अभयारण्य होना चाहिए, इसके लिए इविक्शन का, इसके लिए 21 लाख आदिवासियों को एक झटके में निकाल देना चाहिए, ऐसा फरमान सुनाते हैं। और फिर देश में आंदोलन की स्थिति आदिवासी संगठनों की होती है। यानी हम लोग आज की स्थिति में कभी धर्म कोड की मांग को लेकर के, कभी अपने प्रमोशन की मांग को लेकर के, कभी नौकरी मिलना चाहिए इसको मांग को लेकर के, कभी शिक्षा मिलना चाहिए इसको मांग को लेकर के, कहीं पे अभयारण्य बनाया जा रहा है उसके मांग को लेकर के। इसका मतलब है
कि हम जो ट्राइबल संगठनों के अंदर इस बात को देखते हैं कॉमन तौर पे, वे समस्याओं को आधार बना करके संगठन बनाते हैं, जबकि समस्या यह निर्मित की गई समस्या है। यह समस्या ऑटोमेटिकली आई हुई समस्या नहीं है, बल्कि यह समस्या निर्माण की हुई समस्या है। और निर्माण करके जब संगठन बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी ट्राइबल संगठनाएं देश के भीतर ट्राइबल लोगों को जोड़ करके राष्ट्र के लिए या राष्ट्रीय स्तर पे कोई संगठन नहीं बना सकता। भारत के संविधान ने इसका सॉल्यूशन दिया है और इस पे जोर देना चाहिए कि 5वीं अनुसूची में हम तभी मानेंगे जब जनजाति मंत्रणा परिषद बनना चाहिए। और क्यों बनना चाहिए? अपनी कल्चर की बात करते हैं। अगर 5वीं अनुसूची में जनजाति मंत्रणा परिषद बन जाता तो क्या होता? उस एरिया के अंदर प्रशासन और नियंत्रण करने का अधिकार था। जिस तरीके से केंद्र सरकार को किसी भी राज्य सरकार के अंदर लिमिटेड यानी उसके सीमित पावर दिए गए हैं, यानी राज्यों को प्रशासन और नियंत्रण करने के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज के साथ में जो अलॉटमेंट होता है उसके आधार पर नियंत्रण करते हैं, लेकिन उसकी पूरी मॉनिटरिंग राज्य की सरकार करती है। अगर ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी होता तो वहाँ पे कौन सी शिक्षा, कौन से पाठ्यक्रम चलाया जाना चाहिए, क्या वहाँ पे कौन से स्कूल अस्पताल बनना चाहिए, वहाँ पे व्यापार की क्या स्थिति होनी चाहिए, वहाँ पे लोगों के साथ विचार और व्यवहार कैसे होने चाहिए, यातायात के साधन कैसे मुहैया कराया जाना चाहिए, यानी ईच एंड एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़, यानी ज़मीन से लेकर के हवा तक और आकाश पाताल सभी में उनका नियंत्रण होता है। जिस तरीके से राज्य सरकारों को अलग से पावर मिला हुआ है। और जो निर्णय जनजाति सलाहकार परिषद करती, उस निर्णय को, यानी वो जो मंत्रिमंडल निर्णय लेता, वो एक मंत्रिमंडल की भांति होता है। जिस तरीके से आज की स्थिति में जब राज्य विधानमंडल के लोग मंत्रिमंडल में बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हैं और उस निर्णय को पारित करके चर्चा परिचर्चा करके विधानसभा में उसको राज्यपाल को देते हैं, राज्यपाल को लगता है कि संविधान सम्मत है या विरुद्ध में है, वे लीगल एडवाइज़र को, यानी जो न्याय विभाग है या फिर जो लीगल एडवाइज़र है, वो देते हैं कि संविधान सम्मत है या विरोध में है। चाहे राज्यपाल तो उसको वापस करके विधानसभा में भेज सकता है। ठीक उसी तरीके से जैसे केंद्र के अंदर कोई भी कानून तब बनता है जब बहुमत के आधार पर सरकार उसको प्रस्ताव पास कर लेती है, लेकिन उसके कानून का दर्जा तब प्राप्त होता है जब राष्ट्रपति उस पर साइन करता है। तो उसी तरीके से जनजाति सलाहकार परिषद के सदस्य जिस फैसले को देते वह विरोध में है, उसका परीक्षण राज्यपाल करते। अगर राज्यपाल करते तो वही कानून लागू हो जाता। इसका मतलब है कि जनजाति मंत्रणा परिषद ठीक उसी तरीके से विधानसभा या लोकसभा के जैसा है, जिसमें कि कानून बनाने का अधिकार उस क्षेत्र में प्रशासन और नियंत्रण किस तरीके से होगा, यह अधिकार जनजातीय मंत्रणा परिषद का है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो कुछ ब्राह्मणवादी ताकतों ने जो आदिवासी संगठनों को लीड किया, जो गलतफहमियां पैदा की, उससे आदिवासियों के अंदर अलगीकरण की भावना पैदा हुई। और यह अलगीकरण की भावना जो पैदा हुई, उस अलगीकरण की भावना के कारण वे लोग संविधान के विरोध में ही अपनी गतिविधियां संचालित करने लगे। मैं उसका उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे अभी कई जगह पे बोर्ड पे लिखा गया कि सावधान, अनुसूचित क्षेत्र है, गैर आदिवासियों का प्रवेश वर्जित है। ऐसा बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए, यानी सावधान, इस क्षेत्र में आपको गैर आदिवासी, यानी अगर वो शेड्यूल कास्ट का है, बैकवर्ड का है, या फिर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं या ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे हैं, उनको प्रवेश ही नहीं दिया जाएगा। ऐसा वो लोग, हो सकता हो मेरी बात को सुन करके
बहुत सारे ऐसे ट्राइबल संगठनाएं जो चला रहे हैं, वे मेरे विरुद्ध में कुछ भी अनर्गल प्रलाप करेंगे कि ये तो आदिवासियों के विरोध में है, ऐसा वो कह सकते हैं। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप अपने फंडामेंटल राइट को कहते हो कि हमारे ऊपर कस्टमरी लॉ लागू होता है, अगर हमारे लिए कस्टमरी लॉ लागू होता है तो सवाल यह खड़ा होता है, कस्टमरी लॉ हर जाति के लिए अलग अलग है, केवल ट्राइबल के लिए ही कस्टमरी लॉ लागू नहीं होता, वह जैनियों के लिए लागू होता है, बौद्धिस्टों के लिए लागू होता है, ब्राह्मणों के लिए लागू होता है, पिछड़े वर्ग के लिए लागू होता है। यानी सभी समुदाय की अपनी अपनी खुद की कस्टमरी लॉ है। तो ये कस्टमरी लॉ केवल आदिवासियों के लिए है, इस रेफरेंस में भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है, यह बात सही नहीं है। इस बात के लिए हमें विस्तार से समझना पड़ेगा। और क्या इस बात का कहीं पे उल्लेख है संविधान के 5वीं अनुसूची में? कहीं इस बात का उल्लेख है कि सावधान 5वीं अनुसूची क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है? ऐसा किधर उल्लेख है? अगर आपको संवैधानिक अधिकार चाहिए, यह बात सही है कि आपको नहीं मिला, लेकिन आपको अगर लेना है तो किसी के संवैधानिक या मौलिक अधिकारों को समाप्त करके आप कैसे हासिल कर सकेंगे? इसका हल क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है, भारत के संविधान ने जनजाति सलाहकार परिषद को प्रशासन और नियंत्रण करने का अधिकार दिया है। इसका मतलब है कि गैर जनजाति लोग उस सलाहकार परिषद में शामिल ही नहीं होंगे। तो क्या अनुसूचित क्षेत्र में जिनकी जनसंख्या 1% या 2% है, चाहे वो बैकवर्ड के लोग हों, अनुसूचित जाति के लोग हों, या धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हों, क्या आप उनके मौलिक अधिकारों को समाप्त कर देंगे? क्या उनके साथ अन्याय अत्याचार होना चाहिए? क्या भगा देना चाहिए? क्या जनजातीय क्षेत्रों से भगा देना चाहिए? क्या यह नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के आधार पर ठीक है? भाई, प्रशासन करना है तो जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों के अंदर प्रशासन करने का अधिकार है, उन्होंने जो निर्णय लिया उसको अक्षरशः लागू करते हैं। अगर लगता है कि हमारी संस्कृति यानी ट्राइबल संस्कृति को किसी ब्राह्मण क्षत्रिय द्वारा या किसी गैर आदिवासी द्वारा उसको न्यून या कम किया जा रहा है, उस पर कानून बना करके जनजाति मंत्रालय परिषद लागू कर सकता है। अगर लागू कर सकता है, यह जनजाति मंत्रालय परिषद को अधिकार है, तो आपको बोर्ड लगाने का अधिकार किसने दिया कि गैर आदिवासियों का प्रवेश वर्जित है? क्या जनजाति मंत्रालय परिषद केवल जनजातियों के लिए जनजातियों पे ही नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है? भारत के संविधान में ऐसा कोई उल्लेख है? भाई, जो संवैधानिक व्यवस्था में जो फंडामेंटल राइट है, यानी आपको शिक्षा लेने का अधिकार होगा, आपके साथ जाति भेद अगर होता है, जन्म लिंग के आधार पे, महिला पुरुष के आधार पे जो भेदभाव होता है उसको समाप्तिकरण है, किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव उसको समाप्तिकरण का है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर यह अधिकार भारत के संविधान ने दिया हुआ है, मौलिक अधिकार को जनजाति क्षेत्रों में या अनुसूचित क्षेत्रों में समाप्त कैसे किया जा सकता है? जाहिर सी बात है, जिस पावर का हम आदिवासी समुदाय के लोगों को उपयोग करना चाहिए, जिसके बारे में समाज में जनजागरण पैदा करना चाहिए, जिन शेड्यूल कास्ट के लोगों को जिनके संवैधानिक अधिकार ऑलरेडी नहीं मिले पूरी तरीके से, जिन पिछड़े वर्ग के लोगों को संवैधानिक अधिकार नहीं मिला हुआ है, उनको, जिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार नहीं मिले हुए हैं, उनका साथ सहयोग लेना पड़ेगा। अन्यथा हमारी विचारधारा, हमारी कार्यशैली को लेकर के हम अपना दुश्मन खुद ही तय करते हैं। आज आदिवासियों के संगठनों ने हमें यह कहते अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तमाम ऐसे ट्राइबल संगठनों ने अपने लिए दुश्मन खुद ही तैयार किया। यानी भारत का संविधान दुश्मन बनाने की आज्ञा नहीं देता, लेकिन गैर आदिवासियों के अंदर जो सोच बनी
उनके असंवैधानिक गतिविधियों के वजह से ऐसा हुआ। अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है यह असंवैधानिक कृत्य है, और इस असंवैधानिक कृत्य की वजह से ही जो बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए लोग थे, आईएएस या फिर आईपीएस लेवल के जो अधिकारी रिटायर्ड है, जो लोग काम कर रहे थे देश भर के अंदर, वो लोग जेलों में गए क्योंकि उनका गतिविधि असंवैधानिक था, इसलिए जेल गए। उनको बेल नहीं मिल रहा था, बेल मिला भी मुकदमे लड़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ट्राइबल संगठनों के अंदर हताशा का निर्माण होता है, और इस हताशा का निर्माण में ब्राह्मणों की भूमिका कैसे अहम है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा विचार आदिवासी संगठनों के अंदर क्यों आई। मैंने आरोप लगाया था कि इसमें ब्राह्मणों की भूमिका अहम है। यहाँ पे आप लोगों ने जाना होगा कि ब्रह्मदत्त शर्मा, जिसको बीडी शर्मा के नाम से जानते हैं, 5वीं अनुसूची के बारे में कम चर्चा, बल्कि पेशा कानून के बारे में ज़्यादा चर्चा होती रही है। और इस पेशा कानून की जो व्यवस्था है, बीडी शर्मा या फिर तमाम और जो जिस समय कांग्रेस की सत्ता थी उस दरमियान इस बात का जिक्र हुआ। अब पेशा कानून के बारे में सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए दे करके एनजीओ के माध्यम से सरकार के विरोध में ही चर्चा करवाई, यानी आदिवासियों के अंदर विद्रोह पैदा करवाया। और उन्होंने कहा, जैसे गोंडवाना क्षेत्र में जो मध्य भाग का क्षेत्र है, वहाँ पे जाते थे, गोंडी भाषा में बोलते थे बीडी शर्मा कि मावा नाटे मावा राज, या गोंडी भाषा का जो शब्द है, यानी हमारे क्षेत्र में हमारा ही राज होगा। लेकिन वही जब बिहार, बंगाल, झारखंड में जाते थे, उड़ीसा में जाते थे, तो वहाँ पे संथाली भाषा में बोलते थे अबुआ दिसोम अबुआ राज, यानी हमारे क्षेत्र में हमारा ही राज होगा। आप लोगों ने सुना होगा कि झारखंड के कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे आदिवासियों ने एसपी को, कलेक्टर को कब्जे में कर लिया, कई बार बड़े बड़े अधिकारियों को कब्जे में कर लिया। क्या ऐसा करने से उनको संवैधानिक अधिकार हासिल हो गया? उनको इस बात के लिए जोर देना चाहिए कि जनजाति मंत्रणा परिषद बने, लेकिन वे इस बात पे जोर देने के बजाय वे असंवैधानिक कृत्य करते रहे। ऐसा विचार उनके दिमाग में आया क्यों? क्योंकि इसके लिए बीडी शर्मा नामक जो व्यक्ति है, जो अनपढ़ या गंवार व्यक्ति नहीं थे, ब्राह्मण थे, उस ब्राह्मण को इतनी चिंता क्यों हो गई कि 5वीं अनुसूची को छोड़ करके एक नया कानून बनाया जाए जिसको पेशा एक्ट कहा गया। केंद्र में चाहे जिसकी भी सरकार हो, करोड़ों अरब रुपए एनजीओ के माध्यम से पेशा एक्ट क्या है इसको लागू करने के लिए लगातार चर्चा होती रही, और इस चर्चा की वजह से सरकार के विरोध में माहौल बनता रहा। इसका मतलब है कि सरकार विरोधी अभियान में ये लोग शामिल थे और नक्सलियों से मिलजुल करके लोग काम करते रहे। बल्कि उनके मन में जो विद्रोह उत्पन्न हुआ, आदिवासियों के मन में विद्रोह हुआ कि केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वे हमारे लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें हथियार उठाना चाहिए। और जो टॉप लीडरशिप आज भी जो नक्सलियों का है या नक्सलियों के आंदोलन को जो प्रमोटर है, नक्सली आंदोलन का जो प्रमोटर जो 1976 से शुरू हुआ, कानू सान्याल और चारू मजूमदार, ये दोनों ब्राह्मण लोग हैं। और ये दोनों ब्राह्मणों ने नक्सलवादी आंदोलन शुरू किया, यानी आदिवासियों को सेग्रीगेट करके उनके अधिकारों को लेने के लिए हथियारबंद आंदोलन के लिए उकसाया। और जितने भी 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं वहाँ पे अराजकता की स्थिति उत्पन्न की, और इस अराजकता की स्थिति के वजह से राज्य की सरकार को, केंद्र की सरकार को दखल देना पड़ा और नक्सलवादी अभियान किया। राज्य की सरकार ने अलग से बजट जारी किया, लेकिन उस अभियान, उस नक्सल मूवमेंट से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। और सरकार ने उससे ये जरूर हुआ कि वहाँ पे उद्योगपतियों का इंटरफेरेंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली बढ़ा। आज अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, एस्सार, जितनी भी कंपनियाँ चाहे बॉक्साइट के लिए काम करती हों, खुदाई के लिए काम करती हों, या फिर वे लोग लोहे को उत्खनन करने का काम करते हों,
चाहे किसी भी तरीके का मिनरल को एक्सकेवेशन करने का काम करते हैं, वे लोग इस माहौल में यानी आदिवासियों का हम संरक्षण करते हैं ऐसा कह करके केंद्र और सरकार के जो लोग हैं उन्होंने घुसपैठ शुरू की और उस पर डायरेक्ट नियंत्रण हो गया। तो जाहिर सी बात है ऐसी गतिविधियां चलाने के पीछे जो लोग हैं वो स्पष्ट तौर पे जो हजारों साल के अंदर वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं। आदिवासियों के अंदर सेग्रीगेशन कैसे किया जाना चाहिए इसके लिए योजनाबद्ध उन्होंने कार्यक्रम चलाया। तीसरा मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए जज हैं, जो जज थे जिन्होंने एक आदिवासी महिला के ऊपर उसमें फैसला सुना रहे थे, मार्कंडे काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा की खंडपीठ जो सुप्रीम कोर्ट की थी, उनको जो फैसला सुनाना था उसमें इस बात का एक्सट्रैक्ट किया यानी अतिरिक्त टिप्पणी दिया कि आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं, बाकी सब आव्रजकों की संतानें हैं। इसके बारे में मीडिया ने खूब धूम मचाई और आदिवासियों के मन में भावना आ गई कि हम ही मूल निवासी हैं। इसका दूसरा अर्थ ये है कि क्या बाकी सब विदेशी हैं। जब 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया या माइकल बामसाद जो अमेरिका के उत्तर विश्वविद्यालय के थे और दूसरा जो आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम विश्वविद्यालय के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे या जो कलकत्ता के अंदर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, दुनिया के जो तमाम ऐसे विद्वान हैं, उन्होंने डीएनए पे सर्च किया और 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छप करके आई कि अपर कास्ट इज मोर यूरोपियन दैन द इंडियंस। उनका डीएनए का जो प्रोफाइल है का जो स्टडी हुआ, इससे बात पता चली कि ये जो इन्वेडर लोग हैं तमाम साहित्य में अभी तक मिलते थे, लेकिन अब डीएनए के आधार पर जब स्टडी हुई तो ये बात सामने आई। दूसरा जो अभी हरियाणा के राखीगढ़ी में जो डीएनए की बात आई, R1A1 नाम का जो जीन है वो मध्य एशिया से जो आए हुए विदेशी लोग हैं उनका जीन ब्राह्मणों क्षत्रिय वैश्यों से मिलता नहीं है। ऐसा रिपोर्ट पब्लिश होकर के जब आ गया तो जाहिर सी बात है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए ब्राह्मण थे उनके मन में बात आई कि जो सामाजिक ध्रुवीकरण ट्राइबल का नॉन ट्राइबल के साथ में हो रहा है संवैधानिक अधिकारों को लेकर के, क्योंकि अल्पसंख्यक के ट्राइबल लोग हैं। अभी की स्थिति में हम अल्पसंख्यक इस देश के अंदर अगर आदिवासियों को अलग और इससे आदिवासियों का अधिकार तो छीनेगा ही, दूसरा अन्य लोगों के साथ में जब इनका संपर्क नहीं होगा तो इस गलतफहमी की वजह से इनकी लड़ाई गैर आदिवासियों के साथ हो जाएगा। ऐसा सोच समझ करके 2005 में फैसला दिया गया और ये योजनाबद्ध सोच समझ करके मार्कंडे काटजू ज्ञान सुधा मिश्रा ने फैसला किया, ऐसा टिप्पणी किया। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वे लोग आदिवासियों के शुभचिंतक होते और इस बात के लिए काम करते तो ये कहते कि आदिवासियों को जो अधिकार भारत के संविधान ने दिया है 5वीं अनुसूची के रूप में, उस अधिकार को अगर लागू कर दिया जाए तो आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होगा, बल्कि आदिवासी दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में गिने जाएंगे। ऐसा अगर ये ब्राह्मण लोग बोल देते, चाहे भले वो नहीं करते, अगर ऐसा वो लोग फैसला सुनाते तो मैं ये कहता कि जरा सा वो लोग शुभचिंतक हैं, बल्कि आदिवासियों को बरगलाने के लिए, गैर आदिवासियों के साथ में बरगलाने के लिए वे लोग ऐसा काम करते हैं और यह योजनाबद्ध कार्यक्रम है। जैसे अभी मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख है और ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता है, उसने कहा कि आदिवासियों को 2021 के जनगणना में स्वीकार करना चाहिए। वह यूं ही नहीं कहा, बल्कि उसने योजना बनाई कि भारत के संविधान में हिंदू नाम का कोई ऐसा शब्द नहीं है जो लोगों को संवैधानिक अधिकार मुहैया कराता है। अगर हिंदू नाम के रूप में अगर इनका डॉक्यूमेंट आ जाता है तो हम इनको संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर लेंगे। इस षड्यंत्र को सोच करके विगत 40 सालों से आरएसएस के लोग अपने पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से इवन आदिवासियों के अंदर
कालिक कार्यकर्ता हैं जो आदिवासी क्षेत्रों में काम करते हैं। इवन मैं तो यह भी कहता हूँ कि जो आज के ट्राइबल लीडर, जो टॉप लीडर लेवल के लीडरशिप करने वाले लोग हैं, वे लोग इस बात का प्रचार करते हैं कि हम हिंदू हैं। उनको संवैधानिक अधिकार के तहत उच्च पदों में बैठने के लिए हिंदू के नाम पे कोई अधिकार नहीं मिला। क्या वे लोगों ने संविधान को पढ़ा कभी? लेकिन उनको सामने रख करके प्रोपेगेट किया जाता है कि ब्राह्मणवादी षड्यंत्र में जो हमारा समाज फंसा हुआ है, उस समाज को निकाला कैसे जाए, क्योंकि ब्राह्मणवादी विचारों के आधार पे हमारा समाज का निर्माण हो रहा है। और मैंने इन 3-4 ब्राह्मणों के षड्यंत्र को मैंने उजागर किया। और जिस समय ट्राइबल संगठनाएं जब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को लेकर के बड़े बड़े बोर्ड लिख रहे थे, उस समय के बारे में मैं अगर चर्चा करूं तो तमाम ऐसे, जिसमें मैं देख रहा था कि जो चाहे वो पत्रकार हो या IAS हो, IPS हो, या ब्राह्मणी समुदाय के जितने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को अधिकार मिलना चाहिए, उनका बोर्ड ठीक है, ऐसा कह करके प्रोपेगेट कर रहे थे। लेकिन जब वो जेल चले गए, जो उसके नेतृत्व करने वाले लोग थे, जब वो लोग जेल चले गए तो वही जो पत्रकार लोग थे उन्होंने कोई भी बात का जिक्र नहीं किया। वो जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे वो मुकदमा लड़ने के लिए सामने नहीं आए। इसका मतलब है कि इन आदिवासियों के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कहे जाते थे, वाकई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग नहीं थे, बल्कि ब्राह्मणों के इशारे पे काम करने वाले लोग थे। बल्कि उन आदिवासी संगठनों के लोगों ने इस बात को प्रचार किया, इस बात को कहा कि जब BD शर्मा पत्थरगड़ी का कार्यक्रम करके जगह जगह पे कार्यक्रम कर सकते थे, उनको जेल नहीं डाला गया, तो हम आदिवासियों को जेल क्यों डाला जा रहा है? ऐसा वो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे। लेकिन उन आदिवासी समुदाय के जो लीडरशिप करने है कि BD शर्मा ब्राह्मण है, BD शर्मा DNA के आधार पे विदेशी है, और वो विदेशी जो है तुम्हारे आदिवासियों के बीच में घुस करके 15-20 साल काम करके आदिवासियों के दिमाग में संविधान के विरोध में जहर घोला, और उस जहर घोलने को तुमने भी अमृत समझ करके पी लिया, और अमृत समझ करके पीने की वजह से तुम्हारे मन में भी जहर पैदा हो गई गैर आदिवासियों के लिए, इसलिए समस्या खड़ी हुई, इसलिए जेल गए। जब जेल गए तो उन्होंने खुशियां भी मनाई। क्या इसके बारे में हमारा बुद्धिजीवी वर्ग जरा सा भी चिंता करता है कि हमारा जो लीडरशिप है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, वो हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी विचारधारा है, और हमारी विचारधारा संवैधानिक तौर पे है। हमने अपने महापुरुषों के आंदोलन को कभी पढ़ा, हमने अपने महापुरुषों के आंदोलन को कभी जाना, हमने कभी अपने महापुरुषों के उद्देश्य को समझा। जब गुलाम भारत था तो CNT और CPT एक्ट जैसे कानून को लागू करने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया। भारत के संविधान में जो बातें लागू है, जो बातें लागू होनी चाहिए, उसके लिए हमारा जो पढ़ा लिखा IAS IPS और जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग है, वो ब्राह्मणों के इशारे पे आंदोलन खड़ा करता है, इसलिए वो फेल हो रहा है। उन्होंने अगर इस बात का जोर दिया होता कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर केंद्र और राज्य सरकार का कोई कानून नहीं, अगर ऐसा कहा होता तो सरकारों को मजबूर होकर के आदिवासी मंत्रिमंडल परिषद का गठन करना होता, गठन करने के लिए मजबूर हो जाते। और आज तक इस देश के अंदर अगर देखा जाए तो 5वीं अनुसूची के अंदर या इस अनुच्छेद के अंदर कोई भी संशोधन नहीं हुआ। जो आर्टिकल 368 है, 368 है, भारत के विधानसभा में अमेंडमेंट नहीं हो सकता, या अमेंडमेंट केवल और केवल केंद्र की सरकार 2/3 बहुमत के साथ में कर सकता है। और इस 2/3 बहुमत को आधार बना करके कोई संशोधन होना चाहिए। उन्होंने केवल 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से राज्य के अंदर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, इसके लिए केवल एक नोटिफिकेशन किया है। आज जो 13 राज्य शेड्यूल एरिया में घोषित है, वह जो 13 राज्य शेड्यूल एरिया में घोषित है, इसका केवल जो अनुच्छेद 368 के तहत
केंद्र की सरकार ने केवल नोटिफिकेशन के माध्यम से आइडेंटिफाई किया है। वहाँ पे जनजाति मंत्रालय परिषद कैसे बनना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई अमेंडमेंट नहीं किया। जिस तरीके से छुआछूत के लिए कोई कानून बनता है, जिस तरीके से देश के सभी नागरिकों को शिक्षा लेने का अधिकार है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, कौन सी शिक्षा पद्धति लागू होना चाहिए, इसके लिए कानून बनाया जाता है। वह कानून जब बना ही नहीं है, कैसे कहा जा सकता है लागू होगा। इसलिए कानून बनाए जाने की सख्त ज़रूरत है, लेकिन विडंबना इस बात की है कि वह कानून बनाए कौन, उस कानून के बनाने के लिए जोर कौन दे। जाहिर सी बात है कि आदिवासियों के जितने भी संगठन हैं, अगर उन संगठनों ने इस बात का जोर दिया होता, जैसे अभी देश प्रदेश में जन जागरण हुआ, इस जन जागरण का असर यह हुआ कि इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर राज्य की सरकारों ने कहा कि हम 5वीं अनुसूची लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है। 5वीं अनुसूची हम लागू करेंगे। अगर उन्होंने कहा लागू करेंगे तो अभी इसके बारे में जरा सा भी कोई चर्चा नहीं हुआ। और इसके पहले जैसे मध्य प्रदेश के अंदर जो आंदोलन एक संगठन के रूप में हुआ और उसके जो पदाधिकारी थे वे राज्य की सरकार में, राज्य के मंत्रिमंडल में भी विधानसभा में चले गए। यानी आदिवासियों के मुद्दे को उठा करके वे उसी पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म पे चले गए। उन्होंने यह सोच करके कि 5वीं अनुसूची का इन्होंने वादा किया है, इसको लागू करेंगे। लेकिन अभी वह संगठन साइलेंट है। छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी संगठनों ने आंदोलन किया। यहाँ पे जब इलेक्शन मैनिफेस्टो बना तो जो वर्तमान सरकार है उस सरकार ने वादा किया कि हाँ हम 5वीं अनुसूची लागू करेंगे। लेकिन यहाँ पे जिन संगठनों ने आंदोलन किया था वो संगठनें सत्ता मिलने के बाद लागू भी नहीं हुआ, इसके बावजूद साइलेंट है। आखिर चुप हैं। जिस समय राज्य की सरकार जिस इलेक्शन मैनिफेस्टो के आधार पे 5वीं अनुसूची लागू करेंगे इस वादे के साथ आई थी, उन संगठनों के पदाधिकारियों का चुप होना कुछ प्रश्न खड़ा करता है। क्या अंदर से उनको कुछ डीलिंग हुई या उनको कुछ ऐसे मामले हैं जिसके वजह से वो लोग चुप हैं? अगर चुप है तो जाहिर सी बात है यह जनता की आवाज़ नहीं हो सकती, बल्कि उनको शासन सत्ता के अंदर उनको कुछ लालच मिला। मध्य प्रदेश में तो लालच स्पष्ट तौर पे दिखाई दे गई। छत्तीसगढ़ के अंदर भी कुछ लालच मिले, उनके कुछ लोग पदाधिकारी बन गए। उसी तरीके से झारखंड में हुआ या उड़ीसा के अंदर, या फिर इस तरीके से कहा जा सकता है कि सत्ता के गलियारों में इनको कुछ मिलने की योजना है, ऐसा सरकारों ने अंदर से वादा किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि इन लोगों को जब काम करना चाहिए, इन लोगों को जो सोचना चाहिए, अगर नहीं सोच रहे हैं तो जिस तरीके से तमाम ऐसे आयोग होते हैं सरकारों के पास जिसको लॉलीपॉप कहा जाता है, तमाम ऐसे आयोग होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, उनके अध्यक्ष होते हैं, उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जैसे ही मैंने देखा कि उन पदों पे उनको पद में बैठाया जाता है और उन्हीं आदिवासियों के मुद्दे को भूल जाते हैं। किसी भी प्रदेश के अंदर जैसे ही पद में वे लोग बैठते हैं वे लोग भूल जाते हैं। तो आम जनता तो ठगी से रह जाती है, उनको लगता है कि हमारा नेतृत्व है और वो लोग एश्योर करते हैं, वादा करते हैं कि हम इसको पूरा करेंगे, लेकिन नहीं पूरा करेंगे तो लॉलीपॉप जो है दूर से दिखाया जा रहा है, क्या उनको कुछ चूसने और चाटने के लिए मिलने वाला है? जाहिर सी बात है यह तो अभी सोच, यह तो अभी विचार गर्भ में है, लेकिन कुछ लोगों को चूसने और चाटने के लिए मिलेगा
मैं ऐसा कह सकता हूँ, सभी लोगों को दिखाई देगा। इसलिए हम सब लोगों को भारत के संविधान में जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके संगठन के लिए काम करना चाहिए। भारत के संविधान का उद्देश्य ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा अगर कोई संगठन वादा करता है और उस वादे को पूरा करने के लिए लगातार काम करता है, सत्ता के साथ समझौता करने के बजाय वो लोगों के साथ जो कमिटमेंट किया हुआ है, अगर इस बात का वादा करता है तो निश्चित तौर पे वह पूरा होगा। अगर नहीं करता है तो निश्चित तौर पे हमारे लोगों को सजग होना चाहिए। ऐसे दलाल और भड़वों को किनारे करना चाहिए। बहुत सारे लोग दबी जुबान पे कहते तो हैं ये लोग दलाल और भड़वे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दलाल और भड़वे अभी पैदा नहीं हुए, बल्कि ये 24 सितंबर 1932 को पैदा हो गए थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो पुनः समझौता गांधी के साथ में किया, उसमें उन्होंने अंदाज़ा इस बात को लगाया था कि आने वाले समय में जिस प्रतिनिधित्व की बात पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हम करना चाहते थे, वह पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार ने लागू नहीं होगा। यह बात 1932 की है। उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी डन फॉर अनटचेबल्स नाम का किताब लिखा, स्टेट्स एंड माइनॉरिटी लिखा, जो वॉल्यूम एंड स्पीच है। इन चीज़ों में स्पष्ट तौर पे दिखा जा सकता है जो दलाल और भड़वा, इसमें इस बात का जिक्र है। और ट्राइबल लोगों को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बचा करके बाहर निकालना चाहते थे। जब भारत के संविधान में इस बात को शामिल किया गया 5वीं अनुसूची के अंदर, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस नई कॉन्सेप्ट भारत के संविधान में दिया, यानी संविधान के अंदर एक अलग संविधान है। इस बात की समझ अगर देखा जाए तो ट्राइबल संगठनों को कम है। वे अभी किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, वे अभी कौन से उसके टॉप के मुद्दे हैं, हम देखते हैं। वे धर्म कोड मिलना चाहिए, इसके लिए दिल्ली और अलग अलग राज्यों में आंदोलन कर रहे हैं। धर्म कोड मिलना चाहिए उनको। वे लोग कौन से आंदोलन कर रहे हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारत के संविधान में आदिवासी शब्द नहीं दिया, इसलिए हम राजा नहीं हो पाए, इसलिए भिखारी हो गए। आदिवासी शब्द दे देता तो हम ब्राह्मणों से भी ज़्यादा मजबूत हो जाते। इस सोच के पीछे ब्राह्मणों की नीति है या ब्राह्मणवादियों की नीति है, या जो लोग हैं उनके दिमाग नहीं है, ऐसा वो लोग बात कर रहे हैं। मैं इसके बारे में अगले एपिसोड के अंदर जो बात करना चाहूँगा कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यानी संविधान सभा में इस बात की चर्चा हो रही थी, कौन कौन लोग शामिल थे और ट्राइबल शब्द किस तरीके से प्रासंगिक है, उसकी ऐतिहासिक व्यवस्था क्या है, और आदिवासी होना और ना होना भारत के संविधान में कितना महत्वपूर्ण है। अब भारत के संविधान को लागू करने के लिए जो वर्तमान व्यवस्था है उसके लिए कैसे काम करना चाहिए, हमारा अगले एपिसोड के अंदर चर्चा होगी, जिसके लिए तमाम ऐसे आदिवासी संगठनों के लोग गलतफहमियां फैला रहे हैं। और इस गलतफहमी को दूर करने के लिए, और लगता है तमाम जो लोग सुनने वाले लोग हैं, मैंने पिछले एपिसोड के अंदर बोला था संडे के दिन इसी समय से वक्त कि ये जो हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है, इस वीडियो में आप लोग अपने कमेंट में कमेंट करेंगे, लेकिन कुछ बात समझ में नहीं आएगी, या लगता है कि कुछ बात आपको समझ में आई या कुछ बात आप अलग से सोचते हैं, तो उस पर अपने विचार रख सकते हैं संक्षिप्त में। और कुछ प्रश्न अगर आप देते हैं तो प्रश्नों के उत्तर भी हम देंगे। अभी एक महाराष्ट्र से अनिल गेडाम हैं, उन्होंने सवाल किया था कि अनुसूची 5 अनुसूची में कैसे संशोधन किया जाता है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं। और भी कोई साथी अगर लगता है बीच में
कि लाइव प्रोग्राम के दौरान ही अगर उनको कुछ जवाब चाहिए, वे लोग अगर इस पे सवाल डालते हैं तो सवालों के उत्तर मैं तात्कालिक तौर पे दूंगा। और फिर भी अगर लगता है कि लाइव प्रोग्राम के दौरान उन लोगों ने भारतीय विद्यार्थी मोर्चा छत्तीसगढ़ के फेसबुक पेज पर जाएं और वीडियो जो प्रत्येक संडे को अपलोड होगा उस वीडियो पर अपना क्वेश्चन लिखें, अपना प्रश्न लिखें। हम उन प्रश्नों को लेकर के अगले वीडियो में उसका जवाब देंगे और जवाब तथ्य संगत, तर्क संगत होगा। जिस किसी को लगता है कि उन्हें पर्सनल इस बात के लिए डिटेल में उत्तर चाहिए, हम उसको डिटेल में भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे, उन्हें बताने का प्रयास करेंगे। हमें किसी भी संगठन से कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें किसी भी व्यक्ति विशेष से गिला शिकवा नहीं है, बल्कि हमें जो भारत के संविधान में उल्लेखित व्यवस्था है उस व्यवस्था में किस तरीके से अधिकार चाहिए और किस तरीके से हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा, कौन सी लड़ाई के आधार पे हम सजग होंगे और बगैर मतलब का किसी के से विवाद, किसी समुदाय से विवाद के बजाय हम अपने संवैधानिक अधिकारों को किस तरीके से लागू करने के लिए लोगों को तैयार करेंगे। और किसी भी शासन सत्ता को समझाने बताने के लिए जब भारत के संविधान के अंदर जो व्यवस्था है, संवैधानिक दायरे में रह कर के इसका अगर हम हल ढूंढना चाहेंगे तो इसी संवैधानिक दायरे में रह कर के ढूंढेंगे। हमारी ऐसी मंशा है। हमारी मंशा किसी भी संगठन के पदाधिकारी को, किसी भी संगठन के लोगों को बदनाम करने की या किसी भी संगठन के लोगों को संगठनों के अंदर फैल रही हैं उसके अंदर गलतफहमी नहीं होना चाहिए, बल्कि संविधान सम्मत अगर बात होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, उसकी हमें आलोचना करने के बजाय स्वागत करते हैं। जिन्हें लगता है कि कुछ उनके सवाल होंगे, सवाल ज़रूर पूछेंगे। अगले एपिसोड में भारत के संविधान सभा में क्या क्या डिबेट डिस्कशन हुआ था जनजाति मंत्रणा परिषद को लेकर के और 5वीं अनुसूची को लेकर के, इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। और लगता है कि कुछ कॉमन सवाल होंगे दर्शकों के, अगर वो सवाल डालते हैं तो विषय बना करके उसके अगले सप्ताह में पूरी तैयारी के साथ पुनः हम हाजिर होंगे और आपके जो प्रासंगिक विषय होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे और यह चर्चा लगातार जारी रहेगा। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। जिन भी दर्शकों ने इस बात को सुना, समझा, समझने की कोशिश की, उसको धन्यवाद और जय मूल निवासी।